नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। कोरोना की दूसरी लहर के बीच अब मेडिकल एक्सपर्ट ने तीसरी लहर की चेतावनी जारी कर दी है। अक्टूबर नवंबर में तीसरी लहर की आशंका जताई जा रही है, तो वहीं अब बच्चों की सुरक्षा का डर भी सताने लगा है। दरअसल ज्यादातर राज्यों में स्कूल खुल गए हैं। दिल्ली में बुधवार से स्कूल खुल जाएंगे, तो वहीं हरियाणा में चौथी और पांचवी की कक्षाएं शुरू होंगी। आपको बता दें कि छठी से 12वीं तक की कक्षाएं पहले से ही जारी हैं। अब चौथी और पांचवी के स्कूल खोलने की तैयारी है, लेकिन स्कूल खोलने पर मेडिकल एक्सपर्ट की राय अलग अलग है। कुछ एक्सपर्ट्स का स्कूल खोलने के फैसले को लेकर के वे सही ठहरा रहे हैं, तो कई एक्सपर्ट बिना वैक्सीन स्कूल खोलने के फैसले को सही नहीं मान रहे हैं। मुद्दा बच्चों की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, तो बड़ी बहस में आज सबसे पहले हरियाणा का हाल दिखाते हैं कि आखिरकार इस वक्त कितने केस हैं और किस जिले का क्या हाल है। तो हरियाणा में एक्टिव केस की संख्या की अगर हम बात करें, 639 केस एक्टिव हैं। 17 जिलों में एक भी केस नहीं है। 17 ऐसे जिले हैं जहां पर कोरोना का फिलहाल एक भी केस नहीं है। सोमवार को 5 जिलों में सिर्फ 10 केस सामने आए। और इस तरीके से अगर कोरोना की बात करें तो बाकी राज्यों के बजाय हरियाणा बेहतर स्थिति में, पॉजिटिविटी रेट करीब 6% की है। वहीं रिकवरी रेट की अगर हम बात करें तो करीब 99% रिकवरी रेट भी है, जो कि काफी सही माना जा सकता है। वैक्सीनेशन 1,63,00,000 का हो चुका है। वहीं वैक्सीनेशन की प्रक्रिया लगातार चल रही है। हरियाणा में जो एक्टिव केस हैं वो 639 एक्टिव केस हैं, और इस लिहाज से ये माना जा रहा कि अभी जो फिलहाल समय है वो उस लिहाज से हमें देखना चाहिए। हालांकि अभी जो परिस्थितियां चल रही हैं, जिस तरह की स्थितियां हैं, उसमें सभी को एहतियात जरूर बरतना चाहिए। गुरुग्राम में अगर बात करें 5 केस है, पलवल में 2 केस है और करनाल में 1 केस है। सिरसा में भी 1 केस है और कैथल में भी 1 केस इस वक्त है। तो ये 30 सितंबर की अगर हम बात कर रहे हैं, तो अब आखिरकार मौजूदा स्थिति को किस तरीके से देखा जाए और क्या इस स्थिति में स्कूल खोलना उचित है, और इसी को लेकर के आज हम बात करेंगे। और ग्राफिक्स के जरिए अब जरा एक नजर डालते हैं कि स्कूल कब खुले और स्कूलों की क्या एसओपी जारी की गई है। इसे लेकर के कोरोना गाइडलाइन की पालना करना बेहद जरूरी होगा। स्कूल इसी शर्त पर खोले गए हैं। क्लासरूम में मास्क लगाना अनिवार्य है, तो सभी बच्चों को, छात्र छात्राओं को मास्क जरूर से पहनना होगा। स्कूल गेट पर थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था होगी, सैनिटाइजर होगा। बच्चों को ध्यान रखना होगा कि कैसे उनके बार बार हाथों को सैनिटाइज करवाया जाए। एक बेंच पर एक ही बच्चा बैठेगा, यानी कि सोशल डिस्टेंसिंग की पालना भी बेहद जरूरी है। बच्चों के सामने ऑनलाइन पढ़ाई का भी ऑप्शन है। अगर अभिभावक चाहेंगे तो अपने बच्चों को ऑनलाइन भी पढ़ा सकते हैं। अगर वे चाहते हैं कि बच्चे स्कूल आएँ तो स्कूल भेज सकते हैं। स्कूल आने के लिए पेरेंट्स की अनुमति बेहद जरूरी बताई गई है, तो पेरेंट्स की अनुमति के बाद ही स्कूल बच्चे आएंगे। 12 जुलाई को 9वीं से 12वीं कक्षा तक के स्कूल खुले। 23 जुलाई की अगर बात करें, छठी से 8वीं तक के, और 1 सितंबर से चौथी और पांचवीं के स्कूल खुले हैं। इस तरीके से स्कूलों को खोलने के लिए लगातार सरकार एक के बाद एक गाइडलाइन के हिसाब से स्कूल खोलने की तैयारी कर रही थी, क्योंकि एक लंबे समय से स्कूल बंद थे। कोरोना लंबे वक्त से था और उसके चलते बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो पा रही थी। खासकर जो गरीब बच्चे हैं वे ऑनलाइन पढ़ाई से उस तरीके से नहीं जुड़ पा रहे थे। कई तरह की दिक्कतें, कई तरह की समस्याएं, और साथ ही साथ जो बाकी के बच्चे हैं उनके सामने भी स्वास्थ्य को लेकर के बेहद गंभीर परेशानियां खड़ी हो रही थी। अब सवाल आज की बड़ी बहस का यही है कि तीसरी लहर की चेतावनी में आखिरकार बच्चे कितने सुरक्षित हैं। बिना वैक्सीन बच्चों को स्कूल भेजना कितना सही है, और साथ ही साथ सवाल इस बात को लेकर के भी कि स्कूल खोलने पर एक्सपर्ट्स में आपस में मतभेद क्यों हैं। हालांकि सरकार ने एक्सपर्ट्स के साथ, विशेषज्ञों के साथ राय मशवरा करके ही ये फैसला किया है कि स्कूल खोले जाने चाहिए। आज की बड़ी बहस में हमारे साथ मेहमानों का एक बड़ा पैनल जुड़ चुका है, उससे आपका तारुफ करवा दूं। प्रवीण अत्रे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और साथ ही साथ वेणु सिंगला है, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रजत पंजेट्टा है, प्रवक्ता इनेलो के। कैलाश वर्मा है, अभिभावक मंच की ओर से, और डॉक्टर सुरेश अरोड़ा है, पूर्व अध्यक्ष IMA के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और सवाल इस बात को लेकर के बेहद गंभीर है कि आखिरकार एकमत विशेषज्ञ क्यों नहीं है। सवाल इस बात को लेकर के भी है कि सरकार की ओर से जब स्कूल खोले जा रहे हैं, उससे पहले यह कहा जा रहा था कई लोगों की ओर से कि सब चीजें खोल दी गई हैं, तो ऐसे में स्कूल क्यों नहीं खोले जा रहे। अब सरकार जब स्कूल खोलने की बात कर रखी है, तब यह सवाल उठाया जा रहा है कि बच्चों को वैक्सीन नहीं लगी है और ऐसे में तीसरी लहर का खतरा है। ऐसे में स्कूल खोलना कितना उचित है। हम आज इसी बात को लेकर के बहस करेंगे, जानने की कोशिश भी करेंगे कि आखिर सरकार का यह फैसला कितना उचित है। इस फैसले के अगर इतर हम देखें तो और क्या विकल्प हो सकते थे
कि स्कूलों को खोला जाए नहीं खोला जाए, कितना रुकना है कितना नहीं रुकना, उन बच्चों का भी सवाल है जो ऑनलाइन पढ़ाई नहीं कर पा रहे, और उन बच्चों का भी सवाल जिनके सामने लगातार ये समस्या आई कि ऑनलाइन पढ़ाई की वजह से उनके सामने कई तरह की स्वास्थ्य की दिक्कतें, चाहे वो हम आंखों की बात करें या शारीरिक तौर पर बात करें, अब वो भी सामने आने लगी थी। तो एक महत्वपूर्ण फैसला सरकार का, इसी पर बात करने के लिए तमाम पैनल जुड़ चुका है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले शुरुआत प्रवीण अत्रे साहब आपसे करूंगा कि आखिरकार सरकार की ओर से ये फैसला किया गया है, क्या इस वक्त ये माकूल स्थिति है कि हम अपने स्कूलों को खोल दें? क्योंकि देखिए, इस बात को लेकर के कई विशेषज्ञ ये सवाल उठा रहे हैं कि अभी तीसरी लहर की आशंका गई नहीं है, लेकिन सवाल तो ये भी है कि हम कितने दिन तक रुकें, जब प्रधानमंत्री ये कह चुके हैं कि अभी कोरोना देखिए जाने वाला नहीं है और हमें इस दौर में कोरोना के साथ ही जीना है। अत्रे साहब, या उसका कुछ जवाब आपने अपने सवाल में ही दे दिया, क्योंकि ये बात सभी लोग महसूस कर रहे हैं कि आखिर कब तक। और ये बात भी सभी जानते हैं कि जब कोई वायरस हमारे बीच में आ जाता है तो ऐसा नहीं होता कि वो वायरस बिल्कुल खत्म हो जाए, ये पॉसिबल नहीं होता, ये हमारे जीवन के साथ रहता है। लेकिन जो स्कूल खोलने की बात है, हेमंत, एक चीज यहाँ पे बड़ा स्पष्ट करना जरूरी है, जिसका जिक्र आप भी कर रहे थे कि बहुत से अभिभावक जो है वो ऑनलाइन पढ़ाई के पक्ष में है, लेकिन बहुत से अभिभावक और बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई नहीं चाहते। तो सरकार ने भी एक ऑप्शन यहाँ पे रखा है कि स्कूल खुलेंगे लेकिन ऑनलाइन पढ़ाई भी जारी रहेगी। ऐसा नहीं होगा कि ऑनलाइन पढ़ाई बंद हो जाएगी। जो बच्चे स्कूल नहीं आएंगे उनको एब्सेंट नहीं माना जाएगा, वो ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हैं। इसीलिए जो एसओपी है, जो गाइडलाइंस है, कोरोना की एसओपी है, उसका पालन करना बहुत जरूरी होगा। और सरकार ने स्कूलों से संबंधित एक गाइडलाइन जारी की है, जिसका जिक्र आपने अपने शुरुआती पैकेज में भी किया कि बाकायदा बच्चों को मास्क लगा के रखना होगा, बच्चे अपनी पानी की बोतल घर से ही लेके आएंगे, बच्चों के हाथ और बैग बार बार सैनिटाइज किए जाएंगे, आपस में लंच शेयर नहीं कर पाएंगे बच्चे। आमतौर पे स्कूल में होता ये था कि बच्चे अपने जब उनका हाफ टाइम होता था तो वो आपस में मिल बैठ के लंच कर लेते थे, ये भी नहीं हो पाएगा। और शारीरिक दूरी मेंटेन रखनी होगी। और इससे भी बड़ी बात कि ये जब स्कूल में बच्चे आएंगे तो अभिभावकों की पूर्वानुमति से आएंगे, मतलब जो गाइडलाइन सरकार ने जारी की है उसके साथ सहमति जताते हुए अभिभावक, यानी कि किसी पर अत्रे साहब दबाव नहीं होगा कि अगर कोई अभिभावक अपने बच्चे को स्कूल नहीं भेजना चाहते, वो चाहते हैं कि घर पर रह करके उनका बेटा ऑनलाइन अगर पढ़ाई करे, तो वो किसी पर दबाव नहीं है, वो अभिभावकों पर ही निर्भर है। जी जी, बिल्कुल सही कहा आपने। हाँ, बिल्कुल, ये आपका पक्ष हो गया। मैं आता हूँ वापस से, जैसे जैसे सवाल आएंगे हमारे साथ जो बाकी पैनल में हैं उनके साथ एक एक करके हम उन सबका कमेंट लेंगे, उसके बाद मैं वापस से आपके पास आ जाऊंगा। वेणु सिंगला जी, आप इसे कैसे देख रही हैं राजनीतिक तौर पर भी इस फैसले को, क्योंकि एक लंबे समय से ये बात तो उठी रही थी कि आखिर हमारे स्कूल कब तक बंद रहेंगे? जी, मैं कहना चाहूंगी कि जो सब्जेक्ट है, जो ये मुद्दा है, ये राजनीतिक नहीं है, क्योंकि यहाँ बच्चों का सवाल है। बच्चों के साथ संवेदना हर किसी को है, हर कोई हमें से यहाँ जो बैठे हैं वो एक पेरेंट है। आप देखें कि पिछले 1.5 साल से स्कूल बंद है, बिल्कुल बच्चों की पढ़ाई पर बहुत ज्यादा असर हुआ है, ये हम सब समझ रहे हैं जी। लेकिन अब जब हमारे भारतवर्ष में सब हेल्थ एक्सपर्ट्स ने, हमारे बड़े बड़े मेडिकल इंस्टीट्यूट्स के जो डॉक्टर्स हैं, बड़े सीनियर डॉक्टर्स हैं, उन सब ने जब ये बात कह दी है कि तीसरी लहर आनी पक्का है और सरकार भी आश्वस्त है कि तीसरी लहर आएगी, तो फिर आप लोग बच्चों की जान को जोखिम में क्यों डालना चाहते हैं? अभी मेरे दोस्त प्रवीण अत्रे जी ने बोला कि आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, आप ऑफलाइन भी कर सकते हैं। बिल्कुल इस बात को समझ रहे हैं, लेकिन उसका मतलब तो यह है कि आप अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रहे हैं कि भाई हमें कोई मतलब नहीं है, चाहे आप ऑनलाइन पढ़ो, लेकिन हम तो स्कूल भी खोल रहे हैं। आप स्कूल खोलने की अगर बात कर रहे हैं, आपने 2-4 पॉइंट्स गिनवा दिए कि हमारी बसेस में 55 सीटर अगर है तो 25 बच्चे ही बैठेंगे। आप ये बताइए, प्रैक्टिकल तौर पर बताइए, जमीनी स्तर पर आकर बताइए कि जो छोटे शहर हैं, जो छोटे स्कूल हैं, जो ज्यादा अमीर स्कूल, बड़े स्कूल नहीं है, चाहे वो सरकारी हो चाहे प्राइवेट स्कूल्स हो जी, कितने स्कूल्स के पास प्राइवेट बसेस का इंतजाम है? कितने आप लोग देखेंगे, हम भी देखते हैं कि बच्चे कैसे रिक्शाज में, ऑटोज में, वैन्स में भर भर के जाते हैं। जो बच्चा दूर से आता है वो कैसे इस चीज को मैनेज करेगा? आप लोगों ने तो गाइडलाइंस जारी कर दी और अपना
काम खत्म कर लेकिन ये दिया। भी आपने सही अपना बात है पल्ला वेणु झाड़ सिंगला दिया। जी कि धीरे धीरे सभी राज्य अब स्कूल खोल तो रहे हैं, चाहे आपकी जहां पर सरकार बिल्कुल, हम पड़ोसी स्कूल राजस्थान है खोलने वहां के पर भी हम स्कूल खोल स्कूल रहे हैं। तो हमें पूरे हम देश स्कूल का एक साथ सोचना होगा। देखिए ये राजनीतिक आप मुद्दा नहीं है सुनिए और सुनिए हम सबको चिंता सुनिए इस बात की कि हमारे बच्चे बिल्कुल कैसे सुरक्षित रहें। वेणु सिंगला जी, एक हम एक कमेंट सबका हो स्कूल जाए और खोलने उसके बाद में हम आगे देखिए बढ़ेंगे हम चर्चा को आगे बढ़ाते हुए। रजत पंजेटा जी, आपका क्या मानना है इस पर जो सरकार ने फैसला किया है? तो हमारे साथ आईएमए के डॉक्टर सुरेश अरोड़ा हैं। अरोड़ा साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? यस, हम सुन पा रहा हूँ। मैं चाहता था कि सबके बाद में ही मैं आपके पास आऊं, क्योंकि सबके एक बार कमेंट आ जाए तो स्पेशलिस्ट के तौर पर आप इसे कैसे देखते हैं उस पर मैं आऊंगा। लेकिन कैलाश वर्मा जी हमारे साथ हैं विभाग मंच की तरफ से। कैलाश जी, आपका रुख क्या है इसे लेकर के? देखिए, मंच का रुख तो यही है कि स्कूल खुलने चाहिए, लेकिन हमने जो 6 से लेकर 12 तक के जो स्कूल खोले हैं उसमें बड़े बच्चे पढ़ते हैं जी। और खोलने के बाद ये देखा गया है कि 60% ही पेरेंट्स ने अपने बच्चों को भेजा और 40% बच्चे अभी भी नहीं जा रहे हैं। जो एसओपी जारी की है वो भी वही है जो चौथी पांचवी के लिए खुलने जा रहे हैं। हमारा मत तो यही है कि मिडिल क्लास 8वीं 10वीं और 12वीं के बोर्ड के एग्जाम होते हैं जी। उनकी तैयारी के लिए स्कूल खोल दिए, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन ये चौथी और पांचवी के जो प्राइमरी के बच्चों के लिए स्कूल खोला जा रहा है, अभी पड़ोस में दिल्ली है, दिल्ली में सिर्फ अभी 9 से 12 तक के स्कूल खोले गए हैं। हमने तो यही एक शिक्षा मंत्री से भी आग्रह किया था कि आप अभी प्राइमरी लेवल के स्कूल बच्चों के लिए स्कूल ना खोले। अभी सरकार ने खुद माना है कि सरकारी स्कूलों के जो टीचर्स हैं उनको अधिकांश को वैक्सीन नहीं लगी है, पहली लग गई है तो दूसरी नहीं लगी है और 31 अगस्त तक के लिए उन्होंने डेडलाइन की थी कि इस तक लगवा रहे। इस 31 तारीख तक भी अभी सरकारी स्कूलों में टीचरों को वैक्सीन नहीं लगी है। ऐसे ही प्राइवेट स्कूलों में गेट से लेकर के स्कूल तक जितने भी कर्मचारी, चौकीदार, स्कूल अध्यापक, उनको भी जो है पूरी डबल डोज की वैक्सीन नहीं लगी है। तो पहले ये देखना चाहिए जिला शिक्षा अधिकारी और डीसी को कि जिन सरकारी स्कूल हो या प्राइवेट स्कूल उसमें 100% वैक्सीन दोनों नहीं लग गई है, तो उन स्कूलों से पहले ये कहा जाए कि पहले आप हमें सर्टिफिकेट दें कि हमारे यहाँ सभी कर्मचारियों को और अध्यापकों को वैक्सीन लग गई है। हमारा मत तो यही है कि अभी प्राइमरी जो बच्चे हैं इनको न खोला जाए, क्योंकि पहली लहर के बाद जो शांत हुआ था, कोरोना के लोग कम आए थे, धीरे धीरे सब बात सही हो गई थी, स्कूल भी खुलने लगे थे, लेकिन धीरे धीरे फिर जो है बढ़ते चले गए। और आज ही हमने टीवी पर देखा है अमेरिका में बहुत बुरा हाल है, केरल में तो काफी अच्छी तादाद में ज्यादा मर रहे हैं, बम्बई में भी है, तो बढ़ोतरी दिल्ली में भी आज करीब 100 से ज्यादा मिले हैं मरीज, तो ये बढ़ रहा है आंकड़ा। तो बच्चे बड़े तो झेल जाते हैं, लेकिन अभी उनके लिए वैक्सीन तो कोई आई नहीं है, बच्चों के लिए ट्रायल हो रहा है। इसीलिए हमारा मत तो यही है सरकार से कि वो जल्दबाजी ना करे, 6ठी से लेके 12वीं के स्कूल जो चल रहे हैं उन्हीं को चलने दे, अभी प्राइमरी के बच्चों के लिए स्कूल ना खोले। जी, रजत जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रजत जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? तो आप कैसे देख पा रहे हैं सरकार के इस फैसले को? देखिए, मैं 2-3 मुख्य पहलू आपके डिबेट के माध्यम से यहाँ पे आपके समक्ष रखना चाहूंगा। जी। पहला तो नीति आयोग के मेंबर हैं डॉक्टर विनोद के पॉल, जिन्होंने हरियाणा को चेतावनी भी देते हुए अपनी एक सजेशन दी है कि केरल से और अन्य कई राज्य जो जहाँ पे अभी थर्ड वेव की जो एक आशंका जो है और एक अभी शुरुआती स्टेज के ऊपर है, उनसे सीखते हुए सावधानी बरतें और आने वाला जो हमारा फेस्टिवल सीजन है उसमें आप थोड़ा सा सावधानी जो है कंप्लेसेंट होने की जरूरत नहीं है, कंप्लेसेंसी ना बरतें और अपना उसको महाराष्ट्र से और केरल से कुछ सीख लेते हुए अभी आने वाला थोड़ा समय आपको सतर्क रहने की जरूरत है और अपनी भूमिका निभाएं ताकि थर्ड वेव ना आए। दूसरा मैं बोलना चाहूंगा कि ये जो डॉक्टर पॉल हैं जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, डॉक्टर विनोद के पॉल, उन्होंने जो सभी सिविल सर्जन हैं खासकर नॉर्थ इंडिया के स्टेट्स के, उन सबकी उन्होंने एक रिव्यू मीटिंग भी जो है वो भी ली थी इसी का फेस्टिवल सीजन जो आगे आ रहा है उसी के चलते हुए। दूसरा ICMR के सीनियर डॉक्टर है डॉक्टर सैमिरन पांडा, उन्होंने वो हेड है ICMR के कम्युनिकेबल डिजीजेज और एपिडेमियोलॉजी के,
तो उन्होंने कहा है कि एक अर्ली इंडिकेशन है जो है थर्ड वेव की कई स्टेटों के अंदर, और जो एक सर्वे है अकॉर्डिंग टू सर्वे फोर्थ नेशनल सीरो सर्वे ऑफ ये जो इन्होंने कंडक्ट किया है, उसमें ये पाया गया है कि 50% से अधिक बच्चे, 50% से मैं रिपीट करूंगा, अधिक बच्चे उसमें जो हैं वो कोविड जो पॉजिटिव जो है वो पाए गए हैं इस सर्वे के अकॉर्डिंग। अभी आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में भी एक मिस्ट्री एक वायरल डिजीज जो है, इन्फेक्शन है जो अभी, जिसके कारण 32 बच्चों की मौत हुई और 7 जो उसमें जो है एडल्ट उनकी मौत हुई है। तो लेकिन रजत जी, उत्तर प्रदेश में भी कल से छोटे छोटे जो बच्चे हैं उनके स्कूल खोल रहे हैं। तेलंगाना में, तमिलनाडु में खोल रहे हैं, एमपी में खोल रहे हैं, ऐसे बहुत स्टेट हैं। अब धीरे धीरे सारे स्टेट उस पर जा रहे हैं, चाहे वो हम राजस्थान की बात कर लें या उत्तर प्रदेश की बात कर लें, बिहार की बात कर लें, तमाम राज्य ये चाहते हैं कि वहां पर जो स्कूल हैं वो खुल जाएं, बच्चों की जो पढ़ाई इतने दिन से डिस्टर्ब थी उसको वापस से पटरी पर लाया जाए। देखिए, हम सबकी जिम्मेदारी है कि कोरोना से एप्रोप्रिएट बिहेवियर करते हुए हमें चीजें पटरी पर लानी है। ये सब स्टेट्स के सामने का मसला है। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पे मैं उसी पर आ रहा था। बहुत सी स्टेट्स हैं, उसमें कोई छुपाने वाली बात तो है नहीं कि मैं इन बातों का जिक्र ना करूं कि कौन कौन सी अन्य स्टेट है, मैंने गिनवा भी दिया आपको जी। मगर बात यहाँ हो रही है कि छोटे बच्चों को आप रिस्क में मत डालिए अभी, खासकर थोड़ा टाइम और आप कंप्लेसेंट ना होइए कि सब कुछ ठीक होगा, क्योंकि छोटे बच्चों के ऊपर जो अभी कोई वैक्सीन ऐसी नहीं है जो कि कोई कारगर वैक्सीन हो कि जो छोटे बच्चों के ऊपर, खासकर अभी मैं एक बहुत अहम जो दुनिया भर में कोरोना वायरस को लेके एक नया डेवलपमेंट जो हुई है वो भी मैं आपके समक्ष रखना चाहूंगा जी। एक नया जो वेरिएंट है C12 वेरिएंट है जो अभी साउथ अफ्रीका, चाइना, मॉरिशस, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, पोर्चुगल और स्विट्जरलैंड में अभी जो एक नया वेरिएंट है वो पाया गया है। हाँ, यूरोपीय देशों में भी डेल्टा वेरिएंट को लेकर के, लेकिन अभी यहाँ पर अपने हरियाणा की बात करें या फिर पड़ोसी राज्यों की बात करें तो यहाँ पर स्थितियां अभी अपने कंट्रोल में हैं और हम सब इसको देख ही पा रहे हैं। मैं डेल्टा वेरिएंट की बात नहीं कर रहा हूँ, ये जो नया वेरिएंट है ये वैक्सीनेट, अगर दोनों डोज भी लग जाए, पूरे फुली वैक्सीनेट होने के बाद भी ये इतना इन्फेक्शियस और कम्युनिकेबल है और हाईली ट्रांसमिसेबल है ये, तो इतना घातक है ये अभी यही नहीं पता, क्योंकि इंटरनेशनल ट्रैवल जो है वो ओपन है, आपको पता होगा इंटरनेशनल ट्रैवल के ऊपर कोई बैन नहीं है। तो जितने मैंने मुख्य ये अभी कई देशों के जो आपको नाम गिनाए हैं उसको गिनाने के पीछे सबसे पहला अहम मुद्दा ये है कि हमें तो पता भी नहीं चलेगा कि ऐसा अभी हम सिर्फ ये सोच रहे हैं कि हम वैक्सीनेशन कर रहे हैं, सारा कुछ है, हमें पता भी नहीं चलेगा कौन, लेकिन बाहर से आने वाले तमाम लोगों की अब वो स्थितियां नहीं है जब हम पहली लहर में प्रवेश कर रहे थे उस वक्त की जो स्थितियां थी। आज स्थितियों में बदलाव है। आज तमाम इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सबकी चेकिंग होती है। आप देखिए कि जो हमारे खिलाड़ी बाहर से आए खेल करके उनकी भी हमने चेकिंग की और उसके बाद ये साफ किया कि ये स्वस्थ हैं या नहीं है। तो तमाम जो लोग बाहर से आ रहे हैं आज सबकी चेकिंग हो रही है, सबकी जांच हो रही है। अगर आईसीएमआर के सीनियर डॉक्टर बोलते हैं जी, हाँ वो ठीक है, आपकी बात भी ठीक है, मैं उस पर जाऊंगा। हमारे साथ डॉक्टर सुरेश अरोड़ा है, एक बार उनकी राय ले लेते हैं सुरेश अरोड़ा की, और उसके बाद जैसे जैसे आपकी एक एक सवाल है उसको लेकर के हम आगे बढ़ते जाएंगे। डॉक्टर सुरेश अरोड़ा साहब, सबसे पहले मेरा सबको नमस्कार। आशंकाएं, देखिए आशंकाएं बहुत सी हैं, लेकिन सरकार के सामने, जैसा मैं पहले जिक्र कर चुका हूं इस बात का, कि तमाम जो राज्य सरकारें हैं उनके सामने एक चुनौती है इस बात को लेकर के कि आखिर कब तक हमारे स्कूल बंद रखेंगे। क्यों आखिरकार जब सारी चीजें खोल दी हैं हमने, जब मॉल्स खोल दिए हैं, जब सिनेमा घर खोल दिए हैं, बाकी त्योहार मनाना शुरू कर दिया है, मंदिर खोल दिए हैं, तो आखिरकार हम स्कूल कब तक बंद रखेंगे? आपने तमाम सवालों को सुना है जी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि वैसे तो देखिए ये इस टाइम काफी शांत माहौल है और हमारे नॉर्थ इंडिया में केसेस बहुत कम आ रहे हैं, ऑलमोस्ट ना के बराबर ही हैं। लेकिन ये हमें इस चीज से कॉम्प्लिसेंट नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। आप देखिए अब अमेरिका में इतने ज्यादा केसेस आ रहे हैं, ऑलमोस्ट प्रलय ही आया हुआ है, और केरला में और महाराष्ट्र में स्थिति काफी खराब है और जो वार्निंग्स आ रही है। और जबकि ये भी कहा जाता है कि अमेरिका की जो आधी आबादी है वो वैक्सीनेटेड हो चुकी है, उसके बावजूद वहां पर ये स्थितियां हैं। हाँ जी, हमें बिल्कुल अलर्ट तो रहना पड़ेगा और अलर्ट रहने के लिए वो तो बच्चों के लिए और बड़ों के लिए सेम सिचुएशन रहेगी। अब जो आज हमारा मुद्दा है वो स्कूलों के ऊपर है सिर्फ, तो हमारे लिए अब बहुत जल्दी ही ऑलमोस्ट 15-20 दिन बाद ही बच्चों के लिए वैक्सीन अवेलेबल है। जाइडस कंपनी की जो वैक्सीन है वो तो अप्रूव हो चुकी है। तो मेरा ख्याल ये है कि हमें
इसमें जल्दी नहीं करनी चाहिए। बच्चों को मास स्केल पे वैक्सीनेशन स्टार्ट करने होने के बाद ही उनको हमें बच्चों को अलाउ करना चाहिए स्कूलों के लिए। और क्योंकि अगर अब हम ये सोचते हैं कि हमारे उनके टीचर और जो बड़े लोग वो वैक्सीनेटेड हैं और वो बच्चों को प्रिकॉशन लेने जो एसओपी बनाया गया है, तो अब ये देखिए कि पिछले दिनों में भी तो एसओपी बने हुए थे, जब बड़े लोग ये एसओपी को फॉलो नहीं कर सके, किसी ने भी इतना कुछ सरकार के कहने बाद, मीडिया के कहने बाद, डॉक्टर्स के कहने बाद भी इतनी बुरी तरह से हमारे यहाँ पर लोगों को कोरोना हुआ है, तो ये बच्चे कैसे फॉलो कर सकेंगे सब चीजों को। तो ये बड़ा मुश्किल है कि बच्चों को कहो कि आप लोगों ने दूर रहना है, इकट्ठे बैठ के खाना नहीं खाना है, और ये बड़ा मुश्किल होता है। कहना आसान है लेकिन ये फॉलो कराना बहुत मुश्किल होता है। तो ये एसओपी तो धीरे के धीरे रह जाते हैं, लेकिन जब अगर इन्फेक्शन होना शुरू हुआ तो एकदम से ये फिर रुकेगा नहीं। इसके बाद तो हमें अलर्ट रहना जरूरी है और बहुत तो बिल्कुल आपका कहना है कि हमें अभी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, लेकिन सरकार ने भी देखिए विशेषज्ञों के साथ सलाह मशवरा करके ही तमाम बातों पर बातचीत करके ये फैसला लिया है, और बाकी की राज्य सरकारें भी अगर फैसला ले रही हैं तो अब वो इसी आधार पर कि आखिरकार हम अपने स्कूलों को, अपनी व्यवस्थाओं को पटरी पर लाना हमारे लिए वो भी जरूरी है। देखिए उसको भी हम ज्यादा दिनों तक दरकिनार नहीं कर सकते हैं। 1-1.5 महीने की बात है सर, ये इसमें अब जब अगर 1.5 साल बीत गया तो 1-1.5 महीने में और इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। हाँ, ऑनलाइन की या फिर एक और सजेशन हो सकता है कि हाइब्रिड क्लासेस शुरू करी जाती है। जिन बच्चों को पहले इन्फेक्शन हो चुका है उन बच्चों को इजीली भेजा जा सकता है क्लासेस अटेंड करने के लिए, और जो बाकी बच्चे हैं जो अभी तक इन्फेक्शन नहीं हुआ है उनको घरों में अपने पेरेंट्स की प्रोटेक्शन में रखा जा सकता है। ये एक सजेशन है गवर्नमेंट। कैलाश जी आप कुछ कहना चाह रहे थे इस पर? मैं सिर्फ इतना बोलना चाह रहा हूँ कि अभी जो 6 से लेके 12वीं तक के स्कूल खुले और जो भी पेरेंट्स ने अपने बच्चों को भेजा, उनकी मंच के पास ये शिकायत आई कि जब से ऑनलाइन पढ़ाई चल रही थी तो हम मंथली ट्यूशन फीस उनको दे रहे थे, लेकिन जैसे ही हमारे बच्चे ऑफलाइन पढ़ाई के लिए स्कूल में जाने लगे उन्होंने तुरंत उनको एक अलग से बिल थमा दिया कि अब आप हमें एनुअल चार्ज, एडमिशन चार्ज, एग्जाम फीस भी दीजिए, और उन्होंने उसका विरोध किया कि हम आपको मंथली ट्यूशन फीस दे रहे हैं। तो मैंने गत वर्ष भी और कुछ महीने पहले डिबेट में भी शिक्षा मंत्री हरियाणा सरकार से कहा था कि आपने एसओपी तो बना दी हर चीज के लिए, लेकिन एसओपी में एक लाइन ये भी लिखना चाहिए कि अगर आपने सिर्फ स्कूल इसलिए खोले हैं कि पेरेंट्स से अधिक फीस वसूली जाए तो इसके लिए खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो हमारा आपके सम्मानीय चैनल के माध्यम से हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री से यही एक निवेदन है कि स्कूल खोले जाएं, इस पर मंच को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन वो जो स्कूल खोलने के बाद नाजायज फीस मांग रहे हैं एनुअल चार्ज के रूप में, एडमिशन चार्ज के रूप में, उस पर लगाम लगनी चाहिए, लगाया जाए और उनको रोका जाए कि आप ओनली ट्यूशन फीस लें, और अगर ऐसा स्कूल कोई कर रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। ऐसी शिकायत मंच पर काफी आई है, तो हम स्कूल वालों से भी ये निवेदन करते हैं कि आप स्कूल खोले, ऑफलाइन पढ़ाई कराएं, लेकिन मैं प्रवीण अत्रे जी से इसका जवाब ले लूंगा। कैलाश जी जी और वेणु सिंगला कुछ कहना चाह रहे हैं, उससे पहले वेणु सिंगला के पास, उसके बाद प्रवीण अत्रे जी के पास। जी वेणु जी। जी यही कहना चाहूंगी, जैसे कि मेरे अभी डॉक्टर साहब ने बोला और कैलाश जी कह रहे हैं कि एक तो जो हमारे स्कूल्स में जो स्टाफ है वो फुली वैक्सीनेटेड नहीं है। जब सरकार को पता था कि हमने स्कूल्स खोलने हैं तो वो उन्होंने क्यों नहीं जल्दीबाजी में, लेकिन ज्यादातर जो स्टाफ है वो वैक्सीनेट हो चुका है। ज्यादातर है सरकारी स्कूलों का ज्यादातर स्टाफ वैक्सीनेट हो चुका है, प्राथमिकता के साथ इसे वैक्सीनेट किया गया। जी जाता है ना, आप देखिए, आप बात को सुनने की कोशिश कीजिए, अगर 10% भी नॉन वैक्सीनेटेड रह जाता है तो आप देखिए वो पूरा बच्चों को इन्फेक्शन फैला सकता है। और लेकिन वेणु सिंगला जी, आप उससे तो देखिए, अगर आपसे पलट करके सवाल पूछा जाए वेणु जी, वो अभिभावक, जिन अभिभावकों की आप बात कर रही हैं, वो अभिभावक बिना कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर के बाद जब बिना मास्क के घूम रहे हैं, वो रैलियों में जा रहे हैं, वो प्रदर्शन कर रहे हैं, और उसके बाद अगर वो घर पर जाते हैं तो क्या वो उन बच्चों को घर बैठे ही संक्रमित नहीं कर देंगे? ऐसे लोग जो बिल्कुल भी लापरवाह हैं, जो रैलियों में भी जा रहे हैं, जो भीड़ भाड़ के इलाकों में, बाजारों में भी जा रहे हैं, वो अपने बच्चों को घर बैठे ही संक्रमित नहीं कर देंगे। यही है मुद्दा, ये है कि आप बात रखने ही नहीं दे रहे हैं। आप मेरी बात को रखने से पहले उस बात पर काउंटर कर रहे हैं और उसको रोक रहे हैं। आप देखिए कि जब हमारे ये बच्चे, मासूम बच्चे घर जाएंगे, यदि इन्फेक्शन उन्होंने वहां से नॉन वैक्सीनेटेड स्टाफ से लिया तो घर में बुजुर्गों को वो इन्फेक्शन दे सकते हैं, सुपर स्प्रेडर्स बन सकते हैं हमारे ये बच्चे। तो सरकार क्या चाह रही है? सरकार हर फैसला जो लेती है आनन फानन में लेती है, हर कुछ अनप्लान्ड वे में करती है,
तो अगर ये प्लानिंग से किया जाए, जैसे अभी डॉक्टर साहब ने कहा कि बच्चों की वैक्सीन बन चुकी है, और तो फिर जल्दी क्या है, जब आप 1.5 साल से स्कूल बंद किए हैं तो 1-2 महीना और देख लीजिए, और हो सकता है इस 1-2 महीने के अंतराल में वो जो तीसरी वेव आ रही है, हो सकता है वो निकल जाए, हमारे बच्चे भी सेफ हो जाए, हमारे घर में हमारे बुजुर्ग भी सेफ हो जाए। ठीक है, तो इसमें हर्ज क्या है, मुझे समझ नहीं आ रही कि इसका जवाब मैं क्या ले लेता जल्दी है कि हूं। अभी मैं इसका जवाब ले लेता हूं, जो आपने सवाल उठाया। डॉक्टर सुरेश अरोड़ा, आप कुछ जोड़ना चाह रहे हैं इसमें? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो एक्चुअली अगर हमारे टीचर वैक्सीनेटेड भी है ना, तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो इन्फेक्शन स्प्रेड नहीं करते। इन्फेक्शन फिर भी वो स्प्रेड कर सकते हैं, उनको खुद को इन्फेक्शन नहीं होगा, लेकिन बच्चों में फिर भी स्प्रेड कर सकते हैं इन्फेक्शन वो। जी, प्रवीण अत्रे साहब, आप सुन रहे हैं मुझे? प्रवीण अत्रे जी, प्रवीण अत्रे, आप सुन रहे हैं मुझे? तो लगता है प्रवीण जी को आवाज नहीं जा रही है। प्रवीण जी से जुड़ने की कोशिश करूंगा, लेकिन एक सवाल रजत जी, जो सवाल बार बार ये उठाया जा रहा है कि बच्चे, हमारे छोटे बच्चे, और आपने भी कहा कि जब छोटे बच्चे स्कूल जाएंगे तो वो वहां पर संक्रमित हो सकते हैं। मेरा सवाल यह है कि जब हमारी तमाम दिनचर्या में तमाम बड़े जो लोग हैं, वो चाहे वैक्सीनेटेड हैं या नहीं हैं, वो बाहर तो जा रहे हैं, वो बाकी के काम तो कर रहे हैं, अगर वो वहां से इन्फेक्शन लेकर के घर पर आते हैं और बच्चे घर बैठे ही अगर संक्रमित हो जाएंगे तो उसका जिम्मेदार कौन होगा फिर? देखिए, ये आपने बड़ा अजीब सा तरीके से इस बात को पुट किया है। बात ये है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। पंजेटा जी, ये सवाल उठा है, प्रिकॉशनरी, आप सुनिए ना पंजेटा जी, ये सवाल उठा है, इसलिए उठाया, और ये सवाल मैंने इसलिए किया कि जब बाकी चीजें हमने खोल दी हैं, जब बाकी हमने धार्मिक स्थल खोल दिए हैं, बाकी हमने सारे सार्वजनिक देखिए यातायात के साधन खोल दिए हैं, बस ट्रेन खोल दिए हैं, बाकी मॉल्स खोल दिए हैं, और बाकी के पिक्चर हॉल और दुकानें, बाजार सब खुल गए हैं। ऐसे में अगर लोग जो बाहर जा रहे हैं वो भीड़ में जा रहे हैं और वो फिर भी घर आ रहे हैं, तो ये सवाल तो बनता है ना कि बच्चे अगर हम स्कूल नहीं भेजेंगे इस लिहाज से, इस सवाल के नाते, और घर पर बैठे अगर बच्चों को वहां से अगर वो संक्रमित हो जाए तो हम क्या करेंगे फिर? देखिए, आपका सवाल मुझे पहली बारी में समझ में आ गया था। मुद्दा यहाँ पर ये है, जब बच्चे बहुत सारे एक साथ झुंड में होंगे, एक घर में बैठा हुआ अगर किसी ने कोई लापरवाही बरती है तो वो अपने घर के अंदर संक्रमित होगा। वो अपना उसके जो भी उसके पेरेंट्स हैं या बड़े बुजुर्ग हैं, पंजेटा जी, ये तो पहले साफ हो गया था कि बच्चे झुंड में नहीं रहेंगे, बच्चे सोशल डिस्टेंसिंग का उनको पालन करवाया जाएगा, और एक जो बेंच है, बड़ी एक जो लाइन है, उसमें एक ही बच्चा बैठेगा। इट्स हाईली कम्युनिकेबल। एक रूम में तो बैठेंगे या अलग अलग रूम में? एक ही रूम में एक ही बच्चा बैठेगा। एक रूम में बच्चे बैठेंगे, उसके बाद उनके लंच टाइम होता है, वो खाना खाएंगे, वो एक गैलरी में से निकलेंगे, वॉशरूम जाएंगे, वही टूंटियों पे हाथ अलग अलग बच्चों का लगेगा, जहां से पानी पिएंगे वो। आप ये जितना भी चाहे, बार बार आप डोर को थोड़ी ना सैनिटाइज करते रहेंगे। कितनी जगह पूरा का पूरा जो स्कूल है आप उसको 50-100 बार थोड़ी ना सैनिटाइज करेंगे। हर बच्चा एक गैलरी में से निकलता है, छुट्टी के टाइम में एक साथ निकलेंगे, कहीं ना कहीं इकट्ठे होंगे, बच्चे बहुत ज्यादा ग्रुप में इकट्ठे होंगे। बात ये है, अलग अलग घरों में होंगे तो अलग अलग एक एक बच्चा, एक एक इंडिविजुअल उसका होगा। यहाँ तो पूरा ग्रुप जो है, पूरा का पूरा बच्चों का जो ग्रुप है वो, और एक क्लास से दूसरी क्लास जाने में कितना वक्त लगता है। अब मैं देखिए, जो अहम मुद्दा है मैं उस पर आना चाहूंगा। हमारे जो वर्ल्ड में कहा जा रहा है कि फाइजर जो वैक्सीन है, फाइजर की वैक्सीन जो है वो फाइजर की बेस्ट वैक्सीन मानी गई है। तो जो फाइजर की वैक्सीन है उसकी भी न्यूजीलैंड ने पुष्टि करी है अभी कि वो दोनों डोज लगने के बाद भी वहां पे न्यूजीलैंड के अंदर मृत्यु हो रही है। कोई भी वैक्सीन जो है अभी भी पूरी तरह कारगर नहीं है। अगर हम सोचे वर्ल्ड की बेस्ट वैक्सीन लेने के बाद भी आप आगे आपको इन्फेक्शन नहीं होगी, आपकी डेथ नहीं हो सकती है, ये सिर्फ आपको कहीं ना कहीं एक सुरक्षा कवच देगी, जो कि सुरक्षा कवच 100% नहीं है। 100% कोई गारंटी नहीं देता। अब जैसे कि हमने डेल्टा वेरिएंट के बारे में, सबसे पहला वुहान वेरिएंट था, उसके बाद डेल्टा प्लस, अलग अलग वेरिएंट्स आए। तो आज वर्ल्ड के अंदर जो सबसे ज्यादा मैटर ऑफ कंसर्न है, दिस इज अकॉर्डिंग टू NICD, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेस, और क्रिस्प, KRISP, क्वाजुलू नेटल रिसर्च फॉर इनोवेशन सीक्वेंसिंग एंड this is something sequencing and I don't know the full form, अभी इसकी पूरी की पूरी फुल फॉर्म नहीं है। लेकिन इसके अकॉर्डिंगली अगर हम ये जो नया वेरिएंट है C12 जिसकी मैं बात कर रहा हूँ,
ये एक इतना घातक वेरिएंट है कि आपकी सारी वैक्सीन इसके लेकिन ऊपर पंजेटर साहब ये भी तो है, ये भी तो छूट है कि जो नहीं भेजना चाहते हैं वो मत भेजिए, लेकिन जो गरीब लोग हैं जिनके बच्चों की पढ़ाई लगातार इफेक्ट कर रही है, जो बच्चे घर पर नहीं पढ़ पा रहे हैं, जिन लोगों के घर पर सुविधाएं नहीं हैं, उनके बच्चे कम से कम स्कूल जा सकें, देखिए वो पीछे नहीं रहे, क्योंकि लगातार 2 साल का उनको पहले ही लॉस हो चुका है। बच्चा चाहे गरीब हो अमीर हो, बात ये नहीं है, सिर्फ 1-1.5 महीना प्रिकॉशन लेने की जरूरत है। 1-1.5 महीना ये स्कूल के मामले में ही आपका सवाल क्यों आ जाता है कि हमें प्रिकॉशंस लेने की जरूरत है, सिर्फ स्कूल के मामले में, बाकी सब कुछ हम खोल चुके हैं। अरे आप सुनिए, ये जो इसका तो जवाब आप ये जो नीति आयोग के डॉक्टर विनोद के पॉल है, वो ये सवाल तो उन्होंने उठाया है कि जो थर्ड वेव है, जो अभी उसकी आशंका आ रही है कहीं ना कहीं डॉक्टर सुरेश अरोड़ा, ये तो पंजेटा जी सुरेश अरोड़ा जी नहीं, बाकी जगह भी लेनी है, ऐसा किसने कहा कि बाकी जगह प्रिकॉशन नहीं लेनी है? उनको सभी जगह प्रिकॉशन लेनी है। उन बच्चों को अपने पेरेंट्स की प्रोटेक्शन में रहना है और घर में ही रहना है। ऐसा नहीं है कि अगर वो स्कूल नहीं जा रहे हैं तो बाकी सब जगह जा सकते हैं, वो ऐसा नहीं है। उनको सभी जगह प्रिकॉशन सब जगह जा रहे हैं। कल हमने देखा कि पूरे देश भर के मंदिरों में किस तरीके से भीड़ थी। तो वो गलत बात है ना, आपने नहीं देखा होगा। गवर्नमेंट ने अगर कहा है तो गलत है। वो कौन अभिभावक थे जो अपने बच्चों को लेकर के मेले में जा रहे थे और कहां नहीं जा रहे थे, वो आप बताइए मुझे। तो ये सब गलत है। ये बहुत सारे लोगों ने इस बात को लेकर के पिछले 6 महीने से सवाल उठाए, जब पूरा देश खोल दिया गया तो हमारे बच्चों की स्कूल क्यों नहीं खुल रही है। ये पूरे देश के बहुत सारे लोगों का सवाल था और इसमें बहुत सारे राजनीतिज्ञों के सवाल, जिसको लेकर के ट्वीट में दिखा सकता हूं। नहीं, अभी भी सोशल डिस्टेंसिंग बहुत जरूरी है। जब हम बाकी जगह पर चीजें कर सकते हैं तो हमारे स्कूल में क्यों नहीं कर सकते? हम सबकी जिम्मेदारी है, ये सिर्फ एक सरकार का मसला नहीं है डॉक्टर साहब। जो एसएमएस का इसके लिए हम सबको जिम्मेदार होना पड़ेगा। हमें देखना पड़ेगा कि हमारे बच्चों का नुकसान नहीं हो, उनका स्वास्थ्य भी ठीक रहे, उनकी पढ़ाई भी ठीक चले। ये दोनों हमारी जिम्मेदारी है। ये हमारी जिम्मेदारी है कि कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर हम अपने जीवन में लेकर के आए। ये सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। पेरेंट्स चाहते तो 100% हाजिरी होती ना, अब तो जो स्कूल खुले हैं 100% का इसीलिए दायरा नहीं रखा गया है। यही रखा गया है कि आधे बच्चों को बुलाया जाएगा, लेकिन केवल 15% कंसेंट आई है पेरेंट्स की तरफ से। वेणु सिंगला जी, मुझे आप बताइए, जब आपकी राजनीतिक रैलियां, आपके प्रदर्शन अच्छे तरीके से बिना सोशल डिस्टेंसिंग के हो रहे हैं, लेकिन फिर भी बात हम बच्चों बिल्कुल मैं उसीलिए कह रहा हूं, वही अभिभावक आपके प्रदर्शन चंडीगढ़ से लगा करके तमाम जगहों पर बिना सोशल डिस्टेंसिंग से हो रहे हैं, तब किसी पार्टी को याद नहीं आती। जैसे ही बच्चों का स्कूल खुलता है सबको इस बात को लेकर के याद आ जाती है। और आप ही के कांग्रेस शासित राज्यों में फिर स्कूल क्यों खोले जा रहे हैं, ये बता दीजिए। करते हैं, लेकिन अगर सिंगला जी, आज हमारे वेणु बच्चों सिंगला, का है, हम वेणु बिल्कुल सिंगला, मेरे agree सवाल का करते हैं जवाब कि दीजिए। जो भी गाइडलाइंस तोड़ता है वो गलत है, वो कोई भी पार्टी हो। लेकिन सवाल आज हमारे बच्चों का है। हम बच्चों की बात कर रहे हैं कि यदि ये बात ठीक होती तो पेरेंट्स अपना कंसेंट क्यों ना देते। चाहते नहीं कि उनके बच्चे पढ़े, लेकिन केवल 15 से 20% पेरेंट्स का कंसेंट आया है कि बच्चे स्कूल जाकर पढ़ाई करें। तो 15 से 20% तो हम लोग जो अपने बच्चे के स्वास्थ्य सुनिए ना, वेणु सिंगला सुनिए मेरे सवाल, सुनिए ना, आपने बोला, सुनिए, मुझे भी सुन लीजिए। बहुत ज्यादा है वेणु जी, वेणु जी, अगर वो 15 से 20% अपनी इच्छा से अपने बच्चों को स्कूल भेजना चाहते हैं, वो 15 से 20% बच्चे चाहते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते हुए पढ़ाई कर लेंगे, तो उसमें दिक्कत क्या है? उनकी भी सारी श्योरिटी नहीं है कि वो पालन कर लेंगे इस चीज का। श्योरिटी स्कूल करवाएगा, टीचर्स किस लिए है? जो बच्चे हैं, जो बाकी 85% बच्चे हैं। चलिए, भरत भूषण जी हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। प्रवीण अत्रे जी का संपर्क नहीं हो पा रहा, कमजोर नेटवर्क की वजह से वो हमारे साथ नहीं जुड़ रहे, लेकिन भरत भूषण जी हमारे साथ हैं। भरत भूषण जी, स्वागत है आपका। जी नमस्कार, धन्यवाद। भरत जी, वेणु सिंगला कांग्रेस पार्टी प्रवक्ता है, उन्होंने कहा कि आपको थोड़ा रुक जाना चाहिए था। जो फैसला किया गया बच्चों को स्कूल लाने का या छोटे बच्चों के स्कूल खोलने का, वो गलत है। देखिए, अगर विरोध किसी बात का करना ही है तो कोई किसी को रोक नहीं सकता। लोकतंत्र है, अपनी इच्छा से जिस प्रकार का एंगल लेना चाहते हैं लोग उसी एंगल को नहीं, आप रोक सकते हैं अत्रे जी, आप वेणु सिंगला सुन लीजिए ना, वेणु सिंगला जी सुन लीजिए, वेणु जी सुन लीजिए, वेणु जी, वेणु जी सुन लीजिए ना। आज बीजेपी के राज में लोकतंत्र रह कहाँ गया
गया है जो किसानों पर आप लोगों ने लाठियां बरसाई। मैडम इसी विषय पे वेणु जी, अभी तो आप कह रही थी, जब आपका प्रदर्शन का मसला है तब तो आप कह रही थी कि छोटे बच्चों की बात है, और अभी आप लोकतंत्र पर आ गई हैं सीधे। वेणु सिंगला, सुन लीजिए, आपने लोकतंत्र की डेफिनेशन को चेंज करके रख दिया है, आप लोग नहीं जानते। वेणु सिंगला सुन लीजिए, लोकतंत्र पर डिबेट नहीं हो रही है, ये बच्चों पर डिबेट है, बच्चों का भविष्य है। कम से कम यहाँ तो राजनीति मत कीजिए अपनी, बच्चों के स्वास्थ्य का सवाल है, कम से कम यहाँ तो डाइवर्ट मत कीजिए। मैं देख नहीं पा रही हूँ यहाँ पर। वेणु सिंगला, ये बच्चों के स्वास्थ्य का सवाल है, उनके भविष्य का सवाल है, ये भारत के भविष्य का सवाल है। यहाँ तो अपनी राजनीति मत घुसाइए हर बात में। आप अभिव्यक्ति की आजादी, आप लोकतंत्र को ले आती हैं। ये हम सबकी बिल्कुल जिम्मेदारी है। तो सुन लीजिए ना, वो जवाब दे रहे, सुन लीजिए, बीच में क्यों बोल रही हैं? जब आप बोल रही थी तो सब सुन रहे थे। लोकतंत्र की बात पर बात की थी कि लोकतंत्र। वेणु जी सुन लीजिए, मैं आपके, देखिए मैं निवेदन करता हूं वेणु जी, आप उनका बयान सुन लीजिए। आपने जो सवाल उठाए उन्हीं का जवाब मैं मांग रहा हूं उनसे। जी 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 बताइए भरत जी बोलिए। आदरणीय रेणु जी, पहली तो जो आपने अभी एकदम से उसको किसान आंदोलन पर लाठीचार्ज के लगी, मैं उस बात का एक लाइन में उत्तर जरूर देना चाहूंगा कि मेरा अधिकार भी है, अगर प्रश्न पूछना अधिकार है तो मेरा अधिकार है उत्तर देना। आपके ही दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री हुआ करते थे, बैतूल में 24 लोगों को, किसानों को जो कि फसल का मुआवजा मांग रहे थे, गोलियों से भून दिया गया था। भारत जी, लोकतंत्र के ही अधिकार। इसलिए भारत जी, मैं चाहता हूं कि आप बच्चों पर बात कर लें। भारत जी, मैं चाहता हूं कि आप विषय पर बात कर लें। जी आपको चुप गई ना बात, आपको चुप गई ना बात, वेणु जी सुन लीजिए, वेणु जी भटकाइए मत प्लीज, भटकाइए मत। वेणु जी मेरा निवेदन आपसे, आप प्लीज मत भटकाइए। आपने जो सवाल उठाए वो सारे एक एक करके मैं पूछूंगा उनसे। भारत जी विषय पर आने दीजिए। मैं ये कह रहा था कि आपका अधिकार है, आप कोई भी प्रश्न सरकार से पूछ सके, हम जिम्मेदार है उसका उत्तर देने के। शिक्षा के क्षेत्र में आज से पहले जब स्कूल नहीं खुल रहे थे तो आपके ही और अन्य विपक्षी दलों के प्रवक्ता हमारे साथ बहस करते थे कि भविष्य अंधकार में जा रहा है, ऑनलाइन कैसे पढ़ाई हो सकती है, ऑनलाइन में व्यवस्थाएं पूरी नहीं है, ऑनलाइन में नेटवर्क चला जाता है। तो ये सारी चीजों को ध्यान रखते हुए जब मजबूरी थी तो करनी पड़ रही थी कि ऑनलाइन में व्यवस्था करें। लेकिन आज जैसे जैसे कोरोना की स्थिति सुधरी है तो हम सबका कर्तव्य बनता है कि राष्ट्र के भविष्य को देखते हैं कि इन बच्चों को अगर बिल्कुल सही आदत पड़ जाएगी तो लिखना ही बंद कर देंगे, सिर्फ ऑनलाइन देखते रह जाएंगे तो भविष्य खतरे। और बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, भविष्य अंधकार में हो रहा है राज में, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वेणु जी उनका पूरा हो जाए वक्तव्य, उसके बाद आप बोल लीजिएगा। कहिए, मैं आप ही की बात का जवाब दे रही हूँ। वेणु जी आप प्लीज। हजारों करोड़ रुपए का खर्चा करके प्रावधान करके स्कूल में सैनिटाइजर का हो गया, बोलिए। 50% कैपेसिटी में बच्चों को बुलाने का काम किया है, सैनिटाइज करने का काम कर रहे हैं और बच्चों को एक दूसरे की चीजें ना लेने तक के लिए स्कूल के स्टाफ को, स्कूल के टीचिंग स्टाफ को पूरी हिदायत दी गई है जी। लेकिन भारत जी बहुत सारी आशंकाएं हैं आज भी अभिभावकों के मन में कि देखिए उनके बच्चे अगर स्कूल जाएंगे। भारत जी, भारत भूषण जी, वही अभिभावक आज के समय में अपने कार्यालय भी जा रहे हैं, उनके बच्चे खेलने के लिए बाहर भी जा रहे हैं, पार्कों में भी जा रहे हैं, शादी ब्याह के फंक्शनों में भी जा रहे हैं, बच्चों को लेकर के जाते। भारत भूषण जी, भारत भूषण जी, बनाए रखते हैं। भारत भूषण जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी सुन रहा हूँ जी। आज भी देखिए बहुत सारे अभिभावकों की आशंकाएं हैं कि क्या हमारे स्कूल में गाइडलाइन की पूरी तरह से पालना हो पाएगी, क्या हमारे स्कूल में सोशल डिस्टेंसिंग रह पाएगी। और देखिए एक वाजिब सी चिंता है अभिभावकों की, क्योंकि छोटे जो बच्चे होते हैं उनको मास्क लगा करके 3 घंटे तक रखना बड़ा परेशानी का कारण हो जाता है। बहुत दिक्कतें आती हैं कि उनको नहीं लगा के रख पाते हैं, बड़े मास्क लगा के नहीं घूम रहे हैं। देखिए आप इस वक्त में, इसमें 2 चीजें हैं। देखिए जी, अभिभावक निश्चित रूप से चिंतित है और सरकार भी और हम भी, उन्हीं अभिभावकों के बच्चे नहीं है, हमारे भी बच्चे जैसे हैं। हम उसको सुरक्षा चक्र को ध्यान में रखते हुए कर रहे हैं। मैक्सिमम लोगों को जो टीचिंग स्टाफ है, स्कूल का स्टाफ है, वैक्सीनेशन करवाया गया है। मैं गर्व से कह सकता हूँ 80% से ऊपर स्टाफ जो आज वैक्सीनेटेड है। ये रिकॉर्ड सरकार का बोल रहा है, मैं खाली नहीं बोल रहा हूँ। दूसरा, जिस प्रकार से व्यवस्था स्कूलों में की गई है, बच्चों की दूरी बना करके रखना, उनको मास्क प्रोवाइड करना और उनकी जब दूरी सोशल डिस्टेंसिंग बन जाएगी, एक बच्चों की इम्यूनिटी सिस्टम में मैं कह रहा हूँ मेडिकल की ओर से भी
ये बात प्रूव्ड है और इसको डॉक्टर भी मानते हैं, सलाह भी देते हैं। जी। बच्चों का जो इम्यूनिटी सिस्टम है, अगर उनको अदरवाइज इन्फेक्ट ना होने दिया जाए किसी दूसरे कारणों से, तो उनका जो लेवल है वो बहुत बढ़िया है। जी। और अगर हम सही तरीके से हिदायत पालन करने हैं। भरत भूषण जी, एक एक करके जो आशंकाएं हैं वो आपसे पूछना चाह रहे हैं, और सबसे पहले डॉक्टर साहब आप बताइए, आप क्या कहना चाह रहे हैं? अरोड़ा जी। मैं इनकी बात से वैसे तो काफी हद तक सहमत हूँ, लेकिन मेरे को एक ही शक है जो इन्होंने कहा है कि सभी टीचर्स वैक्सीनेटेड हैं। तो मैं सर की नॉलेज में डालना चाहता हूँ कि सिर्फ वैक्सीनेटेड होने से वो अपने आप को तो प्रोटेक्ट कर लेते हैं टीचर, लेकिन वो इन्फेक्शन को स्प्रेड होने से नहीं रोक सकते। वो अगर उनको वो कैरियर का रूप कर सकते हैं, लेकिन ये कैरियर का रूप तो हमेशा बना ही रहेगा। ऐसे में ऐसा नहीं हो सकता कि हम अपने बच्चों की पढ़ाई भी दांव पर लगाते रहें। हाँ, ये और तो दूसरी बात ये है, हमेशा जब हम 100% वैक्सीनेटेड हो जाएंगे तब भी ये खतरा बना रहेगा हम पर। तो इस खतरे का सामना करते हुए ही हमें आगे बढ़ना है। जैसे हमने व्यापार को खोला, देखिए बहुत सारे खतरे थे, हमने बाजार को खोला, बहुत सारे खतरे थे, हमने मंदिर खोले, बहुत सारे खतरे थे, लेकिन खोले ना। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ सर कि जो बच्चों के अंदर एसओपी को लागू करना बहुत मुश्किल होता है। आप देखिए, जब एडल्ट्स में ही हम लागू नहीं कर पाए तो बच्चों में कैसे लागू कर पाएंगे? तो ये रिस्क तो बना ही रहेगा। तो इसलिए मेरा ये सजेशन था कि जब वैक्सीन हमारी अवेलेबल हो गई है और ऑलमोस्ट 15 सितंबर से ही वैक्सीन लगनी शुरू हो जाएगी, अगर उसको मास स्केल पे गवर्नमेंट वैक्सीन लगाना शुरू कर दे, और स्कूलों में तो मास स्केल पे लगाना बहुत आसान है वैक्सीन, तो सिर्फ 15 दिन बाद ही हम स्कूलों में, उसके 14 दिन बाद ये इफेक्टिव भी हो जाएगी वैक्सीन। ठीक है, एक एक करके वेणु सिंगला। मैं आता हूं सर आपके पास, सबके सवाल लेकर के आऊंगा। वेणु सिंगला जल्दी से। जी, जैसे कि अभी मेरे भाई शायद प्रवीण अत्रे जी बोल रहे थे। नहीं, प्रवीण अत्रे हमारे साथ नहीं है, भरत भूषण जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। भरत भूषण जी बोल रहे थे। तो जैसे कि उन्होंने कहा कि हमारे बच्चों का जो भविष्य है वो अंधकार में होता जा रहा है। बिल्कुल हम मानते हैं इस बात से कि आज इस सरकार में जो पेपर लीक मामले चल रहे हैं, जो हमारे ब्राइट स्टूडेंट्स हैं, उन सबका भविष्य बिल्कुल अंधकार में होता जा रहा है। पॉइंट एक नहीं है, इस बात तो मैं कह चुकी हूँ कि स्कूल को खोलने की जल्दी नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल जैसे सरकार थी तो सबका भविष्य बहुत उज्जवल था, है ना? तो अब आप यही कहना चाहते हैं कि जल्दी से आपकी सरकार आ जाए तो सबका भविष्य उज्जवल हो जाए। बहुत से हैं, अगर हम केवल बच्चों की बात करें तो भी मैं कह रही हूँ कि भविष्य अंधकार में है। आज इस भाजपा के राज में, हमारे प्रदेश में आज हर वर्ग अरे भाई वेणु सिंगला जी, अब बच्चों के भविष्य को लेकर के बात कर लीजिए प्लीज। बिल्कुल वही बात की मैंने वही बात की। बच्चों क्यों बार बार राजनीति को छेड़ रही है? कम से कम आज हमारे बच्चों की बात हो रही है, उस पर तो सीरियसली हम बच्चों की बात कर लें। आप बात को सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए, सच्चाई को हजम करने की कोशिश कीजिए। जी आगे। जी नेक्स्ट क्वेश्चन करनी है तो उस पे आ जाते हैं। आप कमी छोड़ी, आप बताइए आपके प्रश्न में कहाँ कमी छोड़ी उत्तर देने में? आप बताइए। मैं क्या कह रहा हूँ, आपका उत्तर यदि मैं अगर एक्स्ट्रा क्वेश्चन डिबेट का विषय ये नहीं है। वेणु सिंगला, आप बार बार भटक जाती हैं। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इसी पर वापस आ जाइए। कम से कम बच्चों के हक को लेकर के कोई बात हम 5 मिनट शांति से कर लें। आप 24 घंटे राजनीति करती हैं, 24 घंटे राजनीति करने से आप शासन में थोड़ी आ जाएंगी। बच्चों को तो बख्श दीजिए। वेणु सिंगला, सत्ता की इतनी ज्यादा लालसा हो रही है आपको, इतनी ज्यादा तकलीफ है विपक्ष में रह करके। तकलीफ तो हमें, तकलीफ बिल्कुल जनता को देखकर हमें तकलीफ होती है। अपनी तकलीफ देख रही हैं आप, अपनी तकलीफ देख रही हैं। फिर तो तकलीफ नहीं होगी तो आज मुझे मैं जब कह रहा हूं कि आप विषय से मत भटकिए, कम से कम बच्चों की बात कर लीजिए। रजत पंजेटा जल्दी से अपना सवाल पूछिए, उसके बाद मैं जवाब लूंगा। रजत पंजेटा जल्दी से। ठीक है वेणु सिंगला जी, ठीक है, मैं आपको पूरा मौका दे रहा था। आप अपनी आदत से बाज नहीं आती हैं। बिल्कुल सही आदत को हमेशा सहेज कर रखना चाहिए, बात नहीं आना चाहिए। भाई बच्चों की बात हो रही है, स्कूलों पे हम सीरियसली अगर 2 मिनट डिबेट कर लेंगे, 2 मिनट चर्चा कर लेंगे, कोई अच्छा फैसला, अच्छे सुझाव सरकार को आपके मिल जाएं, आप चाहती ही नहीं है। कौन से प्रश्न का उत्तर मैंने नहीं दिया, आप केवल ये बता दीजिए। मैंने तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन। भाई आप सुझाव दे सकती थी ना, विपक्ष के आधार पर आप सुझाव दे सकती थी, सरकार को जवाब देते। आप बार बार लोकतंत्र पर जा रही हैं, तो 24 घंटे करती हैं, आप पूरे दिन भर करती हैं। आप रुक जाइए अभी। अगर डॉक्टर्स हमारे कह रहे हैं कि वैक्सीन आ रही है बच्चों के लिए, तो आप रुकिए अभी। आप वो बात कीजिए ना वेणु सिंगला, मैं आपको कब रोक रहा था? जान के पीछे पड़े हुए हैं।
देखिए जहाँ तक आप ये पंजेटा बात जी, कर रहे हैं पंजेटा कि जी, अगर आपके पास कोई शांति सुझाव है, अगर आपके पास हमारे बच्चों को लेकर के कोई सुझाव है सरकार के इस फैसले पर, आप दीजिए। लास्ट में देखिए निश्चित तौर पे यहाँ पे ये कोई सवाल ही नहीं है कि स्कूल खोलना ही नहीं है, स्कूल हाँ। खोलने नहीं है, ये तो आप गलत दिशा में जा रहे हैं। एक या तो स्वास्थ्य की बात कीजिए या भविष्य की बात कीजिए, यहाँ पे हमें दोनों को साथ लेके चलना है। बिल्कुल उनका ठीक बात स्वास्थ्य है। भी देखना है, उनका भविष्य भी देखना है। यहाँ पे ये कोई नहीं कह रहा कि स्कूल खुलने ही नहीं है। यहाँ पे अगर नीति आयोग के आपके मेंबर कहते हैं, यहाँ पे अगर आईसीएमआर के डॉक्टर, सीनियर डॉक्टर्स कहते हैं, वो सिर्फ ये आशंका जता रहे हैं, केवल 1 महीने की बात है। ठीक 1 है, महीने के लिए ठीक है। अगर भरत आप भूषण थोड़ी जी सी जल्दी से precaution जवाब दे ले दीजिए लेंगे, दोनों का, वेणु दूसरा- सिंगला और दूसरा रजत नहीं, पंजेटा जी का। दूसरा ये इशू जो है, ये सर अब मेरे पास समय नहीं है, मैं माफी चाहता हूँ जी। ग्लोबल इशू है, ये लोकल इशू नहीं है, ये कोई हरियाणा का इशू नहीं है कि अगर हम सिर्फ इसके ऊपर चर्चा करें कि ये सिर्फ हरियाणा तक सीमित है। जी बिल्कुल आपने सही कहा है पंजेटा जी। भारत भूषण जी, भारत जी आप सुन पा रहे हैं? रिपोर्ट भी देखी होगी, मैं बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए। गृह मंत्रालय की रिपोर्ट भी देखी होगी आपने, डॉक्टर्स की भी, एक्सपर्ट्स की भी रिपोर्ट अगर देखी आप होगी। प्रेजेंट ग्लोबल म्यूटेशन सुनिए, रेट सुनिए, पंजेटा जी सुन लीजिए ना, 1.8 के सुनिए, साथ आपने बात कर दी तो आप चुप हो जाइए सर। प्रगत जी सुनिए, एक्सपर्ट्स की भी रिपोर्ट आ रही है, गृह मंत्रालय की भी रिपोर्ट आई है केंद्र सरकार से कि एक्सपेक्टेड है, जैसे अखबारों में आ रहा है, मीडिया में आ रहा है कि अक्टूबर में जो है तीसरी लहर आ सकती है। लेकिन साथ के साथ ये भी आ रहा है कि जिस प्रकार से वैक्सीनेशन हुआ है और जिस प्रकार से दूसरी लहर रही थी, उसका असर उसका चौथाई होने वाला है जी। बच्चों के लिए आशंकित उसमें भी है। लेकिन आपका भी कहना, वही मैं आपकी बात पे ही वीटो कर रहा हूँ कि भविष्य को और स्वास्थ्य को जोड़ करके देखना है, हम स्वस्थ लेकिन रहेंगे, भरत भविष्य भूषण जी, बनेगा। सरकार को ये देखिए सरकार इस सुनिश्चित बात की करना चिंता होगा कि हम करेगी। स्कूल खोल रहे हैं तो स्कूलों में निश्चित रूप गाइडलाइन से- की पालना भी निश्चित करवानी होगी। निश्चित और रूप से ऐसे जो स्कूल, 100% ऐसे जो सरकार प्राइवेट की स्कूल गाइडलाइन की पालना नहीं कर रहे हो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो सरकारी हो या फिर प्राइवेट हो। निश्चित रूप से कार्रवाई भी होगी और कार्रवाई भी इतनी सख्त होगी कि चलिए बच्चे के बहुत बहुत भविष्य को शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और कुल मिलाकर के सरकार ये फैसला कर चुकी है कि छोटे बच्चों के स्कूल भी खुलें, क्योंकि प्राथमिकता इसी बात को लेकर के है कि बच्चों की पढ़ाई लंबे समय से बाधित हो रही है। लेकिन साथ ही साथ सरकार को सुनिश्चित भी करना होगा कि अगर स्कूल खोले जा रहे हैं तो गाइडलाइन की पालना करवाना भी बेहद जरूरी है। बच्चों की सुरक्षा को भी हमें देखना होगा शिक्षा के साथ साथ। नमस्कार।